Welcome to Exam Originals. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस खास शो, जिसमें आज हम लोग आप लोगों की मुलाकात कराने वाले हैं एक खास शख्सियत, जिन्होंने अपने संघर्ष को समाप्त कर सफलता की ओर आगे अपना कदम बढ़ाया हुआ है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होते हैं 2022 के एग्जाम में इन्होंने द्वितीय रैंक प्राप्त करी है। द्वितीय रैंक प्राप्त करके परियोजना क्षेत्रफल या मैं कहूं कि प्रोजेक्ट रेंजर के पद पर ये चयनित हुए हैं। सबसे पहले तो इस पद पर चयनित होने के लिए इन्हें एग्जाम ओरिजिनल्स की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एग्जाम ओरिजिनल्स के इस शो में हम उभय सिंह परिहार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है उभय सिंह परिहार जी। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे लोगों को बात रखने के लिए मौका दिया। धन्यवाद सर। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछूंगा जी सर कि एक एस्पिरेंट के तौर पर आज तक आप अपनी जिंदगी को जी रहे थे या अपनी लाइफ को जो है वो एक एस्पिरेंट या एक विद्यार्थी के तौर पर जी रहे थे। जी सर। और आज आप एक आगामी होने वाले जो है वो अधिकारी बनकर चयनित हुए हैं। जी सर। इस ऊंचाई पर पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, लेकिन यहाँ पर जो बात है मेरे अच्छे लगने की, मेरे साथ साथ जो मेरे माता पिता को, मेरे परिवार वालों को, मेरे गांव को जो अच्छा लग रहा है इस समय, उससे मुझे और भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है। गांव में तो एकदम बिल्कुल डंका बज गया होगा चारों तरफ। हाँ सर, मतलब गांव में जो गांव के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, गांव में जो भी लोग हैं, अभी बहुत सारे फोन कॉल आए हैं, तो उन्होंने मुझे बात की है, तो वो बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं। बहुत ही उन लोगों को अच्छा लग रहा है कि गांव का एक लड़का अधिकारी बनने जा रहा है। तो मतलब पूरा गांव ही बहुत खुश है सर। जब मम्मी को आपने बताया कि आप अधिकारी बन गए हो, जी सर, क्या रिएक्शन था उनका? तो मम्मी मतलब बहुत ही खुश थी। मम्मी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि परिवार में अगर कुछ बहुत ज्यादा इमोशंस या बहुत ज्यादा सेंटिमेंट अगर किसी में होता है तो वो माँ में होता है, एक बच्चे को लेकर। जी सर। तो जब आपने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं अधिकारी बन गया हूँ, तो क्या रिएक्शन था उनका? तो मम्मी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है। और जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कैसा लग रहा है, तो मैं मम्मी से भी पूछा कि मम्मी कैसा लग रहा है, आपका लड़का अधिकारी बन गया। तो मम्मी बोली कि बहुत अच्छा लग रहा है। और उनके पास भी, मम्मी के पास भी बहुत रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, बहुत और जान पहचान वालों के फोन आ रहे हैं। तो उन्हें बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मेरा लड़का इस मुकाम पर पहुंचा है। तो आप क्या गांव के पहले अधिकारी हो या इससे पहले भी किसी ने सिविल सर्विस, आपके गांव में किसी ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करी है और कोई इस स्तर का अधिकारी, या मैं कहूँ कि प्रोजेक्ट रेंजर या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जैसे पद पर कोई गांव से इससे पहले भी कोई अधिकारी है या आप पहले अधिकारी हो अपने गांव के? सर, जहां तक मुझे जानकारी है तो सीधे तौर पर इतनी बड़ी पोस्ट में शायद मैं पहला ही लड़का हूं गांव का जो इस स्तर पर पहुंच पाया हूं सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी दर्शकगण है ना, हाँ सर, मैं चाहता हूं कि ये दर्शकगण आपका एक संक्षिप्त परिचय जो है, मैं चाहता हूं कि मैंने आपसे जितना भी पूछा, ठीक है, मैं आपको उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके बारे में उतना ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय हमारे दर्शकगणों को दें। ताकि होता क्या है कि बहुत सारे जो दर्शकगण है ना, अपने आप को रिलेट करते हैं किसी टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी, या वो कहाँ से आ रहे हैं, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इससे वो रिलेट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हल्का सा अपना संक्षिप्त जो है वो परिचय दें। सर, मैं सतना जिले के नगौद तहसील का रहने वाला हूँ। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो पास के गांव झिंगोदर से मैंने 1ली से 8वीं तक पूर्ण की है। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक जसों से की है, विजय बहादुर हायर सेकेंडरी स्कूल से। लेकिन जो मेरी शुरुआत हुई थी वो अपने ही गांव के गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। और उसके बाद मैं स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किया और जबलपुर गया। जबलपुर से मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैंने एमपीपीएससी की तैयारी चालू की सर। आप क्या सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं? सर, ये मैं तो नहीं बोलूँगा कि मेरी 12वीं तक सरकारी स्कूल से हुई है, लेकिन सर जो मैं 1ली क्लास में एडमिशन लिया था
क्योंकि मैं पहली क्लास में 2 बार पढ़ा हूँ। एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, फिर उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा हूँ सर। तो मेरी जो पहली से 12वीं तक हुई है वो मुख्यतः प्राइवेट स्कूल में ही हुई है सर। तो जो उभय सिंह परिहार आज हमारे सामने अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, जी सर, क्या ये उभय सिंह परिहार कैसे छात्र थे स्कूल में? 10वीं या 12वीं में क्या इनका रिजल्ट रहा है? या मैं स्कूल में जानना चाहता हूँ कि क्या उभय सिंह परिहार बैक बेंचर हुआ करते थे या एक टॉपर की तरह एकदम फर्स्ट बेंच पर बैठकर बैक बेंचर्स की शिकायत करने वाले उभय सिंह परिहार हुआ करते थे ये? सर मैं बताना चाहूंगा कि मुझे याद है जहाँ से तीसरी या चौथी क्लास से तो 12वीं तक मैं हमेशा अपनी क्लास में प्रथम स्थान पर आया हूँ। और जब मैं 9वीं से 12वीं तक पास के गांव जसों में गया था, वहाँ भी मैं हमेशा अपने क्लास का मॉनिटर ही रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं बैक बेंचर था, मैं हमेशा टॉपर ही रहा हूँ। जैसे मैं कई बार अपने गांव का नाम अपने एरिया में या जिले में रोशन करने का मौका मिला है। 12वीं में राज्य में भी मौका मिला है मुझे नाम रोशन करने का, तो मैं किया हूँ। 10वीं में मेरे 92% थे और 12वीं में मेरे 94% थे। तो गांव वालों परिवार वालों को मतलब बहुत गर्व हुआ है। तो एक मौका ये है जो पूरे गांव वाले बहुत खुश हैं, परिवार खुश है। माँ बाप की तो पहली खुशी मुझे लगता है कि 10वीं का जब रिजल्ट आता है ना बच्चे का, तो पहली खुशी मुझे लगता है कि माँ बाप को उसी समय मिलती है कि अगर आपका बच्चा 90 के ऊपर परसेंटेज ला रहा है या स्कूल में टॉप कर रहा है या जिले में टॉप कर रहा है। उसी दिन से एक माता पिता ना अपने बच्चों के लिए सपने बुनने लगते हैं। जी सर, है ना, सपने बुनने लगते हैं। तो क्या उसी समय आपको पता चल गया था कि आपको अधिकारी बनना है या आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है या एमपीपीएससी की तैयारी करना है, या आज आप जिसमें चयनित हो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज में आप चयनित हो, तो क्या उसी समय आपने ये डिसाइड कर लिया था या उस समय का उभय सिंह परिहार कुछ और बनना चाहता था? सर उस समय तो मुझे सिविल सर्विस के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन सर जब मेरे 10th और 12th में अच्छे अंक प्राप्त करने के कारण जो न्यूज़पेपर्स में जो छपा था, तो उसमें एक ये भी छपा था कि प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है उभय। तो उस उभय मतलब ऐसा किसके लिए छपा था? आपके लिए छपा था या फिर? जी सर, मेरे मतलब आपके 10th के रिजल्ट आने के बाद या 12th के रिजल्ट आने के बाद? 10th के रिजल्ट आने के बाद यही छपा था कि उभय बनना चाहता है प्रशासनिक अधिकारी। और उस समय आपको पता नहीं था कि प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है? बस ये था कि उस समय वर्दी का पता था कि वर्दी फौज में जाना, इंडियन आर्मी में जाना, ये चीजें अच्छी लगा करती थी उस समय। तो उस समय मुझे प्रशासनिक अधिकारी के बारे में जानकारी नहीं थी और उस समय मैं यही था कि अच्छे अंक 10वीं में मिले। तो जैसे सभी लोग साइंस लेते हैं तो मैं भी साइंस। ये तो एक ट्रेंड ही है, मतलब कि आप 10वीं में अच्छे नंबर ले आओ तो घर क्या रिश्तेदार भी हमें कहते हैं कि भाई साइंस ले लो, कुछ आर्ट लेकर क्या करोगे? जी सर, साइंस ले लो। लेकिन वही 11वीं में फिर मैं साइंस लिया। 12वीं में जब अच्छे अंक प्राप्त किया तो 12वीं में अब मेरे पास कई रास्ते थे। जैसे एक योजना भी गवर्नमेंट की चलती है, यदि आप बीए करते हो, बीएससी करते हो, तो आपको बीएससी करते हो तो 80,000 रुपए पर ईयर मिलते थे। लेकिन सर, ये क्या स्कॉलरशिप? हाँ, गवर्नमेंट की एक योजना थी, एमपी गवर्नमेंट की, उसके थ्रू मिलते थे आप यदि बीएससी करते हो। तो मैंने जेईई मेंस एग्जाम दिया और उसके थ्रू मुझे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, जिसके कारण मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उभय सिंह परिहार बैक बेंचर तो नहीं था। उभय सिंह परिहार जो बैक बेंचर है उनकी शिकायत करने वाला एक विद्यार्थी हो सकता है, या हो सकता है कि उभय सिंह परिहार के कारण कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मार पड़ती थी कि उभय क्यों टॉप कर रहा है, आप लोग क्यों नहीं टॉप कर पा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माता पिता ऐसे रहते हैं कि डांटते हैं बच्चों को पेरेंट टीचर मीटिंग में कि परसेंटेज तुम्हारे अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप तो टॉपर रहे हो जी सर, आप 10th में भी 92%, जैसा आपने बताया कि आपके 12th में भी 94% आपके रहे हैं। जी सर, तो क्या सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करने के लिए 10th में भी अच्छा होना पड़ता है और 12th में भी अच्छा होना पड़ता है, या फिर आप एक मीडियम स्टूडेंट रहकर भी सिविल सर्विसेज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो? क्योंकि टॉपर तो एक ही होता है, जी सर, है ना, बाकी जो है वो
मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं जो 70 to 80% या 60 to 80% के बीच में वो स्कोर करते हैं। जी सर। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो मेरे मैक्सिमम साथी भी रहे हैं तो वो मतलब मीडियम ही रहे हैं, जिनके 60% 70% ये रहे हैं, वो भी सिलेक्ट हुए हैं सर। जो मतलब सिविल सर्विस में गए हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये एक जुनून होना चाहिए। यदि आप ठान लिए हो तो एक एवरेज नॉलेज ही सिविल सर्विस में लगता है। टॉपर का नॉलेज वहाँ पे काम नहीं आता कि आप यदि एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर लोगे तभी सिविल सर्विस में जाओगे। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट में बराबर नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो एक एवरेज स्टूडेंट यदि चाह लेगा, उसके अंदर जुनून है, तो जरूर सर सिविल सर्विस ज्वाइन कर लेगा और सिविल सर्विस में सफलता प्राप्त कर लेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जरूरी नहीं है कि आप 10th में टॉप करो या जरूरी नहीं है कि आप 12th में टॉप करो। एक मीडियम स्टूडेंट भी जो है वो सिविल सर्विसेज में टॉप कर सकता है या एक अच्छे अधिकारी बनने का जो उसका सपना है वो पूरा कर सकता है। तो ये चीजें तो हुई, यहाँ तक आपने बताया कि आप 12th में कैसे स्टूडेंट रहे, आप 10th में कैसे स्टूडेंट रहे। कॉलेज के बारे में कुछ बताइए। सर जैसे अभी बताया कि मैं जबलपुर से इंजीनियरिंग किया हूँ, तो जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है। मैं 2019 का पास आउट हूँ। 2015 से लेकर 19 तक मैं इंजीनियरिंग किया हूँ और कॉलेज में हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल से जो तो इंजीनियरिंग क्या शौक से करी है या इंजीनियर बनना चाहता था उबे सिंह परिहार? सर कहीं ना कहीं मेरे में था कि मैं यदि अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल लाइफ में तो मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाऊँ और अच्छे कुछ आविष्कार भी करूँ। ऐसे ऐसे दिमाग में जब स्कूल में रहता है तो चलता रहता है, लेकिन फिर एक फेस और भी आता है जो आप दूसरी तरफ मुड़ जाते हो। अभी तक उबे सिंह परिहार के कॉलेज में इंटर करने तक उबे सिंह परिहार को नहीं पता था कि उसे सिविल सर्विस की तैयारी करना है। जी नहीं, अभी मतलब कुछ अता पता नहीं है। अभी क्या है एम अभी उबे सिंह परिहार का? अभी सर जब मैं 12th पास किया तो मेरे पास ये एम है कि आगे अप्रैल में एक भर्ती है जो इंडियन आर्मी की भर्ती है। इंडियन आर्मी की भर्ती वो अनूपपुर में हुई थी। तो मैं वहाँ पे दौड़ने गया और फिजिकल मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की हुई जल्दी जल्दी में तो मैं चला गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे उस समय। तो फिर मैं सर वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गया। तो जो मेरा पहला प्रयास था इंडियन आर्मी का उसमें केवल फिजिकल वर्क क्लियर हो पाया था। फिर जब मैं कॉलेज मेडिकल में बाहर हो गए थे? नहीं सर, मेरा फिजिकल तो कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट्स में पहले मैं बाहर हुआ था। फिर जब मैं सेकेंड ईयर में था तो सेकेंड ईयर में फिर से मैं इंडियन आर्मी में जाने का प्रयास किया। तो फिर सिवनी में वो दौड़ थी, सिवनी में फिजिकल भी कंप्लीट हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हुआ पूर्ण रूप से, और उसके बाद मेडिकल भी कंप्लीट हुआ। लेकिन मेडिकल में हाथ में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण बोले बायोलेटरल कुछ एंगल होता है वो फुलफिल नहीं हो रहा था। फिर मुझे रीमेडिकल किया गया। रीमेडिकल मेरा मिलिट्री हॉस्पिटल जो MS जबलपुर में है वहाँ पे हुआ, और वहाँ पे फिर मेरे हाथ में दिक्कत हुई, जो भी एक माइनर दिक्कत थी वो पूरी हो सकती थी, लेकिन उसी समय मेरी दादी भी की डेथ हो गई थी, जिस कारण से फिर मैं इंडियन आर्मी में नहीं जा पाया। मतलब इंडियन आर्मी में जाने के आप लगातार प्रयास कर रहे थे कि आप किसी तरह फौजी बन जाओ? जी सर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे जब मैं डिस्कस कर रहा था तो आपने मुझे बताया था कि आपके गांव में भी मैक्सिमम लोगों का सपना ये रहता है कि या तो वो इंडियन आर्मी में चले जाए, जी सर, या मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती में वो सेलेक्ट हो जाए, किसी तरह से वो मध्य प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हो जाए या इंडियन आर्मी में चले जाए। उसी तरह आपका भी सपना था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैं इंडियन आर्मी में चले जाऊं और जिंदगी सेट है। जी सर। हताश तो हुई होगी कि 2-2 बार आप इंडियन आर्मी से डिस्क्वालीफाई हो गए, किसी न किसी रूप में आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो हताश हुई होगी इंडियन आर्मी से। लेकिन सर इंडियन आर्मी में जाने पर ये था कि इंजीनियरिंग बीच में छोड़नी पड़ती, तो ये भी दिमाग में था। तो फिर मेरे ठीक था, इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कहीं ना कहीं जाऊंगा। तो ये मेरे दिमाग में था कि ठीक है इंडियन आर्मी में नहीं गया तो कुछ और भी अच्छा कर सकता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, इंडियन आर्मी में नहीं हुआ तो आगे चल के कुछ होगा अच्छा। बिल्कुल एकदम सटीक बात कही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे जितने भी विद्यार्थी है जो
कहीं ना कहीं असफलताओं को फेस कर रहे होंगे इस समय पर, तो उनके लिए हम यही, उभय सिंह परिहार जो है वो एक आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है कि जो उनका एक समय पर सपना हुआ करता था कि इंडियन आर्मी में जाकर वो देश की सेवा करे या फौजी बनकर देश की सेवा करे, उस समय पर जब इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उस समय पर इन्हें हताश लगी थी, उन्हें हताश हाथ आई थी। लेकिन आज वही उभय सिंह परिहार आप लोगों के सामने एक अधिकारी बनकर बैठा हुआ है। तो इससे आप ये मानकर चल सकते हो कि आप जो प्लानिंग करते हो उससे कई गुना ज्यादा अच्छी प्लानिंग जो है या कुछ अच्छा जो है ना, वो भगवान आपके लिए प्लान कर रहा होता है। इस बात में कोई शक संदेह नहीं कर सकता। और ये आप लोगों के सामने ये एग्जाम्पल है। तो आप लोग अपना जो है वो धैर्य बना कर रखें। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये उभय सिंह परिहार जो है वो हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है। कॉलेज के बारे में कुछ बताइए, कुछ बेहतरीन इंटरेस्टिंग, या कॉलेज से आपको जो सीखने के लिए भी मिला है, जो कुछ भी आपको सीखने के लिए मिला है। सर कॉलेज में मैं जैसे बताया कि 2015 में मेरा एडमिशन हुआ जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो 15 में आया। अब ये दो चॉइस रहती हैं जबलपुर में जाके, ये तो आप हॉस्टल में रह सकते हो, हॉस्टल के बाहर रह सकते हो। तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं हॉस्टल में रहा, और वहाँ पे हॉस्टल ब्लॉक चलते हैं, फर्स्ट ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक। तो मैं 8 नंबर हॉस्टल में रहा फर्स्ट ईयर में। उसके बाद मैं सेकेंड ईयर में 6 नंबर हॉस्टल में रहा। तो मुझे हॉस्टल ने, भले मैं 6 नंबर में रहा, लेकिन पूरा हॉस्टल एक यूनाइट रहता था। मतलब कुछ भी हो, किसी की लड़ाई हो, कोई गरीबी में रहे, कोई मतलब भूखा है, मतलब कुछ भी है, किसी के पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं है, मतलब हॉस्टल में ये था कि सब एक दूसरे की जरूर सपोर्ट करते थे। और हॉस्टल में कभी कई ऐसे पल भी आए कि रैगिंग हुई है आपकी कॉलेज में? क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजों का नाम ही बदनाम होता है कि रैगिंग, बहुत तरीके की रैगिंग होती है। तो क्या ऐसा कुछ? नहीं सर, मतलब रैगिंग नहीं होती थी। जैसे मैं सुना था कि रैगिंग इसे कहते हैं, लेकिन उस प्रकार की कोई रैगिंग नहीं हुई। वहां पे इंटरेक्शन बोला जाता था, जो सीनियर और जूनियर के बीच में इंटरेक्शन होता था। अनुशासन को फॉलो करना पड़ता था कि आपको सुबह 6 बजे उठना है और शाम को इतने बजे सोना है। तो एक अनुशासन था कि वो भले सीनियर्स के द्वारा कराया जाता था कि आपको हमेशा एक साथ जाना है, एक साथ खाना खाना है, पूरे जूनियर्स एक साथ रहना है। तो ये एक प्रकार का एक डिसिप्लिन था। यदि आप इसको फॉलो नहीं करते थे तो जरूर क्या नाम से कुछ पनिशमेंट दी जाती थी, लेकिन वो एक प्रकार का डिसिप्लिन था जिसके कारण मैं कुछ भी सीखा हूँ और अपने जूनियर्स को भी सिखा पाया हूँ। वो एक डिसिप्लिन और जो हॉस्टल का एक कार्यक्रम रहता है उसके थ्रू सर मैं सीख पाया। और ये तो हॉस्टल की बात हुई। कॉलेज में डिपार्टमेंट में कोई ऐसे टीचर्स जिनको आप आइडियल मानते हो या जिनको श्रेय देना चाहते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सफल व्यक्ति ना, कुछ टीचर्स ऐसे उनकी लाइफ में होते हैं, या स्कूल के टीचर चाहे क्यों ना हो या कॉलेज के टीचर क्यों ना हो, जिनको वो हमेशा याद रखता है। कुछ टीचर्स आते हैं चले जाते हैं, हम भूल भी जाते हैं उन्हें, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स रहते हैं जिन्हें हम याद करते हैं। ऐसे किसी शिक्षक के बारे में आप बताना चाहोगे? जैसे सर स्कूल की बात है तो स्कूल में जैसे 8वीं तक सर थे, राजकिशोर सर थे, दीपक सिंह सर थे। और जब मैं 9 से 12th तक था तो विजय सर थे, शर्मा सर थे। शर्मा सर 10वीं में अलग शर्मा सर थे और 11वीं 12वीं में अलग शर्मा सर थे। दोनों सर भाई भाई थे। और जो शुरुआत में मेरे एक चाचा भी जो टीचर थे, उन्होंने मेरे को बहुत गाइडेंस दिया, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। तो सर टीचरों का तो बहुत योगदान है, उनको कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। यदि कहा जाता है ना सर कि यदि पर किसी का थोड़ा बहुत भी योगदान है तो उसको कभी भी ना भुलाओ। और मेरे एक सर भी थे कि आपको जो इंदौर लाए हैं, जो जबलपुर लाए हैं, जिनको आपने मार्गदर्शित किया है, ठीक है ना, जिन्होंने आपको मार्गदर्शित किया है, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे सर मैं भी बहुत लोगों को मार्गदर्शित किया हूँ, तो जो मार्गदर्शन करता हूँ तो सब मैं भूल जाता हूँ, लेकिन सर जिन्होंने आपको मार्गदर्शित किया है उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। मार्गदर्शन की बात या आपने कहा कि श्रेय की बात ना, तो मुझसे स्किप हो गए थे। मैंने आपसे आपके पिताजी के बारे में नहीं पूछा। जी सर। क्योंकि मुझे लगता है कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, एक पिता जो होता है वो उस दिन से उस बच्चे को लेकर सपने संजोने लगता है। जी सर। कि मैं अपने बच्चे को यहाँ बनता हुआ देखना चाहता हूँ, या मैं बच्चे की शादी करवाना चाहता हूँ। ऐसे तमाम सपने जो है वो एक बाप
अपने बेटे के लिए देखता है। जी सर। आपके अपने पिताजी के बारे में बताइए कि जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा जो है वो आज इतना बड़ा अधिकारी बन गया है कि गांव में क्या तहसील में ऐसा कोई अधिकारी जो है वो उनके आसपास के रिश्तेदार या जो गांव है उसमें ऐसा कोई अधिकारी नहीं बना है, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। तो अपने पिताजी के बारे में बताइए। तो सर जब मैं मतलब फोन मेरा रिजल्ट आया था तो पापा को फोन लगाया तो पापा यही बोले कि बहुत खुशी की बात है कि रिजल्ट आया, क्योंकि पापा हमेशा फोन लगा के बोलते थे कि टेंशन मत लेना। यही उनका कॉल रहता था कि टेंशन नहीं लेना, मतलब कुछ भी तो करोगे तो। बाप प्यार दिखाता नहीं है। हाँ हाँ सर। वो कभी वो पीछे से बैक सपोर्ट रहता है, वो कभी आगे से दिखा नहीं पाता। तो काफी खुश होंगे, काफी गर्व की बात है, क्योंकि एक पिता के लिए बहुत गर्व की बात होती है। हाँ सर। तो पिताजी के बारे में मैं बताया, जैसे मम्मी से पूछा कि कैसा लग रहा है, ऐसे पिताजी से भी पूछा कि अब कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कि जो सोच रहे थे हम लोग तो मतलब तुम वहां तक पहुंच गए हो और भी आगे अच्छा ही करोगे, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। इंजीनियरिंग में आपका कुछ प्लेसमेंट वगैरह का कुछ प्लान था कि आप आईटी क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन था इंजीनियरिंग, जब आप कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू कर रहे थे, तब आपके पास ऑप्शन था। दो रास्ते रहते हैं स्टूडेंट के पास, या तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में चाहे वो जो करना चाहे, चाहे वो यूपीएससी करना चाहे, चाहे एसएससी की तैयारी करना चाहे, चाहे मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करना चाहे, और एक ऑप्शन उनके पास रहता है कि वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास कि वो आईटी में जाकर अपनी जॉब करे और जो भी है अपनी सेवाएं दे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा सर कि जब मैं इंडियन आर्मी में नहीं जा पाया तो 2017 की बात है, वहां पर अश्विनी सर थे। अश्विनी सर उस समय डीएसपी में चयनित हुए थे, कॉलेज के सीनियर हमारे। हाँ, हॉस्टल के जो सर थे, 2 नंबर हॉस्टल से थे। तो उनसे जब मैं मिलने गया तो सबसे पहली बार मुझे किस साल की बात है ये? 2017 की बात है। 2017 पहली बार मुझे कि डीएसपी भी बन सकते हैं, डायरेक्ट बन सकते हैं। तो फिर उस समय मुझे कि पता चला कि पीएससी के थ्रू बनते हैं, तो डीसी डीएसपी पीएससी के थ्रू बनते हैं। ये मुझे 2017 में पहली बार मालूम हुआ। और जो सीनियर सर थे मेरे, तो उनके थ्रू और भी जानकारी मैंने इकट्ठा की, तो फिर मैं एमपीपीएससी की ही तैयारी चालू कर दिया था। तो मुझे प्लेसमेंट के बारे में उतनी प्रिपरेशन नहीं किया था, जिस कारण से मैं कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया था सर। तो मतलब वहां से ही 2017 जैसे कि आपने बताया कि 2015 के आपका एडमिशन हुआ था जी, और 2017 में आपको पता चला कि पहली बार एमपीपीएससी से डीएसपी या डीसी, क्योंकि इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई भी तैयारी स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ डीसी और डीएसपी देखता है। जी सर, कि डिप्टी कलेक्टर बनना है या डीएसपी बनना है। जी। तो 2017 में जब आपको पता चला तो वहीं से तैयारी स्टार्ट कर दी थी जर्नी। हाँ। मतलब यहाँ से समझ में आ गया कि अब मुझे किधर जाना है। तो 2017 से मुझे पता चल गया था कि 2017 से इस क्षेत्र में जाना है एमपीपीएससी, क्योंकि एक अश्विनी सर से डीएसपी बने थे और उसी समय संपदा मैम भी डीएसपी थी। संपदा मैम उस समय पर डीएसपी के पद पर चयनित थी। डीएसपी के पद पर चयनित थी। तब मैं प्रिपरेशन चालू कर दिया था एमपीपीएससी की, लेकिन मेरे प्रिपरेशन के समय ही शायद दिसंबर या जनवरी की बात है, 2017 का रिजल्ट आया। तो 16 में संपदा मैम डीएसपी थी और 17 का रिजल्ट आया था। तो फ्रंट पेज में संपदा मैम की फर्स्ट रैंक, पहली रैंक थी। हाँ। तो उस समय फिर डीसी बनी, तो उस समय बहुत खुशी हुई थी कि हम जिनको देख रहे हैं, हमारे सामने जो हमारे जो सीनियर है जी या हम जिन्हें देख रहे हैं वो बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। उस समय फिर मतलब मेरे में था कि मैं जब स्कूल में अच्छा था, कॉलेज भी मुझे अच्छा मिला, तो मैं डीसी डीएसपी क्यों नहीं बन सकता। तब से फिर मुझे मोटिवेशन मिला, संपदा मैम, अश्विनी सर, तो इनसे मोटिवेशन मिला और फिर मैं पीएससी की तरफ अपना प्रयास जारी रखा। मतलब यहाँ से उभय सिंह परिहार का रास्ता एकदम क्लियर हो गया कि अब उभय सिंह परिहार को बनना है या तो डिप्टी कलेक्टर, जी सर, जी, या डीएसपी। मतलब रास्ता अभी और लंबा चलेगा, ये अंत नहीं है। जी सर, अभी अगर मैं जर्नी आगे चालू है सर। मतलब आप ये तो बीच में सर 2022 का, अभी तो 24 का प्री ही हुआ है,
तो 2022 का रिजल्ट आया, तो मैं इसमें रेंजर की पोस्ट में आया। लेकिन सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं लगातार 2019 से मेंस दे रहा हूँ। तो जब 2019 इसके बारे में, इस जर्नी के बारे में हम लोग और आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि संघर्ष काफी लंबा है आपका। जी सर। तो यहाँ से आपका कॉलेज जो है, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई और तैयारी भी इसी समय से स्टार्ट कर दिए थे। मतलब देखो आज 2024 चल रहा है। जी सर। 2017 में जब आपको पहली बार पता चला सिविल सर्विसेज के बारे में, तो तैयारी यहीं से स्टार्ट हो गई थी? 2017 से ही जुलाई अगस्त से मैं तैयारी चालू कर दिया था। बढ़िया 18 तक पढ़ाई किया, और जब मैं पास आउट हुआ तो 18 से ही मैं अपने जो जूनियर्स होते हैं, 3-4 जूनियर्स को अपने रूम पर ही उनको गाइड करना चालू कर दिया, और उनको बेकायदा पूरा MPPSC का जो प्री का सिलेबस होता पूरा कंप्लीट कराया। 3-4 जूनियर पढ़ा रहे थे आप? हाँ, पढ़ा रहा था, उनको पूरा गाइड किया। 2018 की बात है ये। तो सर मैं फिर 19 में अलग जर्नी चालू हुई। 19 की जर्नी कैसी? 19 की ये थी कि मैं पास आउट हो चुका था। अब मैं तो प्लेसमेंट में गया नहीं, उस समय वैकेंसी भी नहीं आ रही थी, MPPSC की डिले चल रही थी, तो कुछ चुनाव हुआ था तो उस कारण से नहीं हो रही थी। तो फिर मैं 19 से ही, वही जुलाई अगस्त की बात थी, 2019 से पढ़ाना चालू किया। जबलपुर में ही पढ़ाना चालू किया, 2-3 कोचिंग में जाता था पढ़ाने। तो वहां से फिर मैं जो कंपटीशन की तैयारी होती है उसके लिए सर 2019 से पढ़ाना। मतलब प्रॉपर हम ये कह सकते हैं कि 2019 से उदय सिंह परिहार ने सिविल सर्विसेज की प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करी। पहला अटेम्प्ट कौन सा था आपका, 19 या 18? 19 था सर। 19 आपका पहला अटेम्प्ट था। हाँ, पास आउट के बाद ही दे सकते हैं सर। 19 में पास आउट हुआ, और 19 का ही अटेम्प्ट पहला था जो 2020 में हुआ था। 2020 में पहला अटेम्प्ट हुआ था, मतलब 19 का MPPSC 2019 का अटेम्प्ट 20 में एग्जाम हुआ था, तो ये इनका पहला अटेम्प्ट था। जी। और क्या रिजल्ट रहा था पहले अटेम्प्ट में? प्रीलिम्स का मैं जानना चाहता हूँ। MPPSC 2019। जी सर, 19 का। 19 में प्रीलिम्स का मुझे याद है 12 जनवरी 2020 को हुआ था। तो मतलब प्री की अच्छी तैयारी थी। उस समय मैं पढ़ाते पढ़ाते प्री दिया था, तो प्री की बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी। तो प्री में तो बहुत अच्छा गया था, मतलब 84 समथिंग। मतलब कट ऑफ आपका? हाँ, पहले अटेम्प्ट में ही आपका कट ऑफ क्लियर था। अब मेंस की तैयारी करनी थी, मेंस की तैयारी चालू भी कर दिए थे, और उसी समय फिर बाद में कोरोना लग गया था, तो कोरोना के कारण फिर घर चले गए थे। तो मेंस की प्रिपरेशन घर पे? हाँ, मेंस की प्रिपरेशन घर पे ही। एक दोस्त थे तो उनके घर में बढ़िया गए, क्योंकि कोरोना था। तो वहाँ पे ही स्टडी लाइब्रेरी टाइप में बनाए। मैं सुबह उठ के जाता था वहाँ पे पढ़ने, और अपने घर में शाम को आता था। ये दोपहर को खाना खाने आता था, और या तो कभी उन्हीं के घर में खा लेता था, और शाम को लौटता था। तो मतलब एक लाइब्रेरी टाइप आपने जनरेट कर ली थी? हाँ, जनरेट कर ली थी। तो और फिर उसके बाद मेंस कब हुआ आपका? मेंस 2021 में हुआ, क्योंकि 20 तो पूरा कोरोना में चला गया था। तो मार्च 21 में हुआ। तो मार्च 21 से मैं फिर इंदौर में जाकर। तो अभी जो MPPSC इतना डिले जो चल रहा है, जैसे आप 2022 की MPPSC फॉरेस्ट सर्विसेज का रिजल्ट अभी आया है, और अभी 2024 में रिजल्ट आया है, तो ये जो डिले चल रहा है, ये कोरोना के कारण हम कह सकते हैं, या और भी सरकमस्टेंसेस इसमें हैं, और भी आयाम हो सकते हैं? जैसे कि कुछ आयाम तो हमें ही पता है, रिजर्वेशन बिल वाला, या जो 87% या 13% वाला जो केस अभी चल रहे हैं, उस कारण से ये चीज तो आपको भी झेलना पड़ा होगा। जी सर, क्योंकि आप भी जनरल कैटेगरी से हो। कोरोना के कारण, और जो अभी रिजर्वेशन के कारण वो 87-13 का जो बॉन्डिंग बना दिए हैं, तो उस कारण से सर रिजल्ट डिले हुआ, जिसके कारण किसी को नहीं पता चल पा रहा था कि आप सक्सेस हो रहे हो कि अनसक्सेस हो रहे हो। उस समय किसी को नहीं मालूम था। 2019 में भी जो सिलेक्ट हुए हैं, 2020 में भी जो सिलेक्ट हुए हैं, उनमें किसी को नहीं मालूम। तो 87-13 में आपको भी कुछ इफेक्ट पड़ा है, या फिर उदय सिंह परिहार हमेशा 87 में ही रहे हैं, या 13% में भी रहे हैं उदय सिंह परिहार? अब जो प्री जब मैं 2019 का पास किया था, तो हमेशा 87% में, अभी 2024 तक तो हमेशा 87% में ही रहा हूँ। मतलब आपको उसका कुछ अभी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ सर, 13% में नहीं गया। इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? इसके बारे में यही है कि मतलब ये अब जो 13% में जाते हैं, उनके लिए जो रिजल्ट रुक जाता है, तो उनके लिए तो बहुत स्ट्रगल की बात है। जैसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कुछ 2019 में 13% में है, कुछ 2020 में 13% में है। तो
तो उनके लिए अब उनको नहीं पता है कि हम सिलेक्ट हैं कि नहीं सिलेक्ट हैं, या कब रिजल्ट आएगा। तो मैं आशा यही कर सकता हूँ कि 2-3 महीने में ये और सुधर सकता है और रिजल्ट आना चालू हो सकते हैं सर। जैसे कि आपने बताया कि आप जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से हो। जी जी सर। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को आप किस नजरिए से देखते हो, एक या सिर्फ एक कॉलेज या इमोशन है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश या मध्य भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो मुझे वहां से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब वहां के बाद मैं जिस ब्रांच में गया वो भी 1947 में पहली बार जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ही इंट्रोड्यूस हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद जो ब्रांच थी वहां पे टीवी जो पहली है, आजादी के बाद पहली टीवी वहीं पे, वहां पर मैं देखा भी हूँ क्योंकि मेरी ब्रांच थी। तो मतलब जो जेईसी का था कि ये मध्य भारत की पहली है, वहाँ प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता था। तो मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छी कॉलेज थी वो। इमोशन बोल सकते हैं हम, इमोशंस जुड़े थे सर। क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे हम जवाहर नवोदय वाले विद्यालय वाले बच्चों से जब बात करते हैं ना कभी, तो जवाहर नवोदय वाले विद्यालय वाले जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि भाई वही था जो कुछ था, इसके जो सीखना था हम सब वही सीख गए। तो और उसी टाइप के मतलब आप स्कूल से ही सारी चीजें कुछ सीखने को मिला या कॉलेज से भी हमें कुछ बहुत सारी चीजें सीखने को मिली थी? स्कूल से जो सीखने को मिला सर, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से वो तो सीखने को मिला ही, जैसे पशुपालन करना, खेती में पिताजी का हाथ बंटवाना, बब्बा जी का हाथ बंटवाना, तो ये तो सीखने को मिला ही। साथ ही साथ जब मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर जबलपुर में आया तो फिर वहां पे और अनेक अनुभव सीखने को प्राप्त हुए, जो शहर के अनुभव रहते हैं, हॉस्टल के अनुभव रहते हैं, तो बहुत कुछ सिखाया सर। जेईसी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, हॉस्टल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया सर। ये एमपीपीएससी की जो जर्नी है आपकी, जी एमपीपीएससी की जर्नी, जैसे आपने बताया कि 2019 में आपका पहला प्रयास रहा है, जी और 2019 के बाद 2024 का भी अभी एग्जाम जो है वो हो चुका है, प्रीलिम्स अभी ही हाल ही में हुआ है। जी सर। तो ये सारे ही प्रयास आपने दिए होंगे। जी सर। इन सारे प्रयासों के बारे में एक बार संक्षिप्त में हम जानना चाहते हैं कि आप क्या इसमें आपने जो है वो कैसा परफॉर्म किया है, या कितनी बार इंटरव्यू दिए हैं, कितनी बार मेंस आपने दिया हुआ है, तो ये हम एक बार जानना चाहेंगे, दर्शकों को भी पता चले, ताकि कि आपकी जो जर्नी है वो आसान नहीं है। आप भी लगातार प्रयास कर रहे थे। सर 2019 में मेरा प्रथम प्रयास था। 2019 में मेरा प्री हो गया, जैसे बताया कि पढ़ाते पढ़ाते हुआ था। तो वो अच्छे मार्क्स थे उन प्री में, क्योंकि मैं 2019 से लेके 24 तक लगातार प्री दिया, और प्री में हमेशा मेरे 80 प्लस मार्क्स ही आए हैं। जैसे 2020 हो या 2024 क्वेश्चन सॉरी सर, 80 क्वेश्चन ना, मतलब 100 आउट ऑफ 100 80 प्लस हमेशा ही 80 प्लस। तो 80 प्लस मतलब आप समझ रहे हो बहुत ज्यादा स्कोर होता है ये कि। जी सर, मतलब जैसे 20 का पेपर हो या 2024 का पेपर हो, ये टफ पेपर माने जाते हैं अपने अभी तक, मतलब प्री के में। तो उसमें भी मेरे 80 प्लस ही मार्क्स थे, मतलब क्वेश्चन सही हुए थे। तो मेरा प्री तो हमेशा ही अच्छा रहा है। उसके बाद जब मैं मेन से प्रिपरेशन किया, तो जब भी जिस कोचिंग से मैं टेस्ट सीरीज लगाता था वहां पे अच्छे मार्क्स आते थे, हमेशा टॉप में ही मेरा नाम रहता था, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, या टॉप 5 में नाम रहता था। 2020 का मैं मेंस दिया। 2020 का मेंस मुझे याद है रिजल्ट 19 वाला, सॉरी 19 का, तो 19 का रिजल्ट याद है कि 19 का रिजल्ट 31 दिसंबर की रात्रि को आया था। उस समय हम पार्टी मना रहे थे, न्यू ईयर की जस्ट पहले वाला मना रहे थे, उस समय रिजल्ट आया था। अब कॉन्फिडेंस तो बहुत था कि निकलेगा, क्योंकि 500 प्लस सीटें थी उस समय। शायद पहली बार ही मेंस भी लिखे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पहली बार किसी चीज की तैयारी कर रहे तो उसमें आदमी जी जान लगा देता है। रिजल्ट की आशा इसलिए थी कि जब जिस संस्थान से हम टेस्ट सीरीज देते थे उसमें हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करते थे, और लास्ट में एक जो 6 दिन का टेस्ट होता था उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। उसमें भी टॉप 3 में ही था मेरा नाम, 2 में था, तो अच्छे अंक। तो इससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती, अपने आप से बढ़ जाती थी। पेपर भी बहुत अच्छा जाता था, मेंस के पेपर बहुत अच्छे गए थे, लेकिन रिजल्ट नकारात्मक आया, जिससे निराशा भी हुई। और समय बहुत खतरनाक।
ऐसा कि 31 दिसंबर की रात है, जी जी सर। बेहतरीन पार्टी चल रही है, न्यू ईयर होने वाला है और न्यू ईयर के जस्ट पहले रिजल्ट आता है वो और उसमें 8 बजे रात की बात है, उसी समय आया था, 7 या 8 बजे रात को आया था। तो उस समय फिर मुझे नकारात्मकता महसूस हुई। पिताजी को फोन लगाया और उनसे बोला कि पापा नहीं हो पाया है, तो बोले कोई बात नहीं है, आगे हो जाएगा। मतलब आदमी का एक इमोशन तो जुड़ता है, रोना भी आता है कि मेहनत किए लगातार 2017 से मेहनत किए, 21 दिसंबर में अब 22 ही लगने वाला था, तो रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन मेरा पहला प्रयास था, तो मुझे लगा ठीक है अभी और प्रयास दूंगा। तो मैं वहां पे घबराया नहीं, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया कि मैं 2018 से लगातार मार्गदर्शन का काम किया हूँ। तो यदि यहाँ पे टूट जाऊंगा, तो जो मैं जिनको मार्गदर्शित करता हूँ, जो मेरे जूनियर्स हैं, उनमें और गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर मैं वहां से और मोटिवेट हुआ और जूनियरों को देख के तो और फिर आगे की जर्नी को आगे बढ़ाया सर। आगे फिर 19 का एग्जाम आपका हो गया, 20 का प्रीलिम्स इससे पहले हो चुका था। हाँ, 20 मेंस के रिजल्ट से पहले, मेंस के रिजल्ट से पहले 20 का ये था कि मेंस देना है मेरे को, तो 20 का मेंस देना था। तो था कि हाँ अब 20 में अच्छा करेंगे, तो 20 का भी दिया, 20 में भी नहीं आया। 20 में भी मेंस में नाम नहीं आया, मतलब 20 वाली एमबीबीएससी में मेंस आपका क्लियर नहीं हो पाया। 20 में, जबकि मेंस में अच्छा गया था मेरा, मतलब ये नहीं बोलता, लेकिन अब पता नहीं चल रहा क्योंकि कॉपी नहीं देख पा हम रहे किसी हैं। संस्थान में अगर हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जी जी 500,000 लोगों के बीच में हम दे रहे हैं टेस्ट, और उसमें अगर हम टॉप कर रहे हैं, तो हमारी उम्मीद रहती है कि यार मेरा नाम तो आएगा, बाकी किसी का आए ना आए। जी जी सर। कोई ऐसा मिला जो आपके पीछे रहता था और उसका मेंस क्लियर हो गया? जी, मतलब जिनको मैं गाइडेंस देता था, मतलब एक खुशी भी होती है, फिर एक ऐसा लगता है कि मैं जिसको गाइडेंस दे रहा हूँ उसका हो रहा है। मतलब गाइडेंस की बात ये नहीं है, मतलब मेरे से राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे मेरी राइटिंग अच्छी है, उसके बाद उनकी लिखावट, लेकिन उनका हो रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मेरे में ही कहीं कमजोरी रही होगी। तो फिर मैं उसमें सुधारने का प्रयास किया। जैसे 20 में भी नहीं हुआ, तो फिर मैं लगा, जैसे 19 में जब नहीं हुआ था, तो जब मैं 20 में दूसरे संस्थान में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो मुझे ये पक्का था कि मुझे कोचिंग में टॉप नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं जाता था, ईमानदारी से लिख के अच्छे से आता था, फिर भी मैं उसमें अच्छे स्थान प्राप्त करता था, टॉप 5 में ही हमेशा रहता था। मतलब चाहे मैं अच्छे से पढ़ के जाऊं ना जाऊं, लेकिन ईमानदारी से मैं जाता था, देता था, लिखता था। लेकिन ये था मेरे दिमाग में कि मुझे कोचिंग में टॉप नहीं करना है अब। फिर भी मैं आता था, ये था मेरे में। मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे हो और आप वहां टॉप कर रहे हो, इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि आपका मेंस क्लियर ही हो या प्रीलिम्स आपका निकल ही जाए। जी जी सर। क्योंकि जो अंतिम लड़ाई रहेगी वो वहां रहेगी, कॉपी चेक करने वाले के ऊपर रहेगी, या वहां पर आप कैसे परफॉर्म कर पा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका मेंस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो पहला मेंस कौन सा निकला आपका? मतलब फिर सर 19 और 20 का तो हाँ सर, कहानी यहीं पे खत्म हो गई। 19 और 20 में सर मेंस मेरा नहीं निकला। 21 से फिर मेरे मेंस निकलना चालू हुए सर। 21 में फिर मेरा मेंस निकला। प्री तो बताया जैसे कि हमेशा अच्छा ही रहा। प्री अब हमें कोई शक संदेह नहीं है कि आपने बताया कि हमेशा से ही 80 से ऊपर स्कोर रहा है। हाँ सर। और जनरल कैटेगरी से हो तो इस 80 के बाद ही आदमी सेफ फील कर पाता है अपने आप को। कॉन्फिडेंस आता कि हम मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो 80 के ऊपर ही जब मार्क्स थे, तो उससे तो 21 से मेरे मेंस निकलना चालू हुए। तो 21 के मेंस निकला, इंटरव्यू की तैयारी किया। इंटरव्यू की तैयारी आशुतोष ओझा सर थे इंदौर में, उनके यहाँ जाके बहुत अच्छे से तैयारी किया। तो 21 में था कि हाँ अच्छे से लिखा है। मतलब सबसे अच्छा मेंस यदि बोलूं 19, 20 और 21 में, तो 21 का बहुत अच्छा गया था, क्योंकि कॉपी में थोड़ा छोटी थी, वेरिएशन। हाँ, अच्छा, छोटी थी, कॉपी चेंज हो गई थी। कॉपी चेंज हो गई। कॉपी तो मैं अभी तक बताऊं, जितने बार दिया हूं उतनी बार कॉपी चेंज हो। 19 में अलग कॉपी, 20 में अलग, 21 में अलग, 22 में अलग, 23 में अलग। मतलब जितने भी मेंस दिया हूं सभी में अलग अलग कॉपी मिली है। तो 21 में ये था कि छोटी कॉपी है, तो उसको बेहतरीन सजा के आराम से लिख के बहुत अच्छे से लिखा था। ये था कि मतलब सिलेक्शन होगा। तो जैसा है, लिस्ट में नाम आया, दोस्त का फोन आया, लिस्ट में नाम आया, वो बोला कि लिस्ट में नाम आया। मैं खुश हो गया कि कुछ तो बना। लेकिन बाद में पता चला कि वो इंग्लिश मीडियम का था। वो बोला कि मेरे को पता नहीं चल पा रहा कौन सी पोस्ट मिली है। अच्छा, हाँ। मतलब 21 वाले एमपीपीएससी 21 वाले में आपका इंटरव्यू के बाद लिस्ट में नाम आया। लिस्ट में नाम आया। दोस्त को ये नहीं पता था कि कौन सी पोस्ट मिली है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का था।
तो उसमें अनुपूरक वो समझ नहीं पा रहा था, तो फिर मैं उसमें अनुपूरक में मेरा नाम आया। मतलब आप वेटिंग लिस्ट में 21 के एमपीपीएससी का जब रिजल्ट आया तो इनका सेकंड वेटिंग है ईडब्ल्यूएस में। जी जी और मतलब 21 वाले में भी हम ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन तो हुआ है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वेटिंग क्लियर हो जाती है, एक या दो वेटिंग तो कहीं ना कहीं क्लियर होने की संभावनाएं रहती है। 20 और 19 की बहुत सारी वेटिंग क्लियर हुई है। जैसे सीनियर्स है मेरे बताते हैं कि मतलब 5 5 10 10 किस पद पर चयनित हुए थे आप? अधीनस्थ लोक लेखा सेवा में। अच्छा, अधीनस्थ लेखा सेवा। जी जी सर। ठीक है, तो 2021 के सिविल सर्विसेज में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। आगे की जर्नी 2022 का मेंस। जी जी 22 का, क्योंकि प्रीलिम्स तो निकलता जा रहा है, इसमें प्रीलिम्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। प्रीलिम्स निकलता जा रहा है, 2022 का मेंस। फिर 22 का मेंस जैसे 7 तारीख को अभी जून में, हाँ 7 जून को रिजल्ट आया 21 का। फिर 8 जून को रिजल्ट आया 2022 के मेंस का। उसमें फिर से मेरा नाम नहीं था। मेंस में इस बार मेंस क्लियर नहीं हुआ। इस बार मेंस फिर से मेरा क्लियर नहीं हुआ। और ये था कि इसमें भी अच्छी पोस्ट थी, जैसे 19 में अच्छी पोस्ट थी, इसमें भी अच्छी पोस्ट थी। तो लगभग 500 से भी ज्यादा पोस्ट थी, मतलब 450 पोस्ट थी। उस वाले में 250 पोस्ट थी, उसमें नाम आ गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से हो गई, वेटिंग में भी नाम आ गया। लेकिन 22 में नाम नहीं आया, तो ज्यादा डिमोटिवेट हुआ। अब केवल 15 दिन बचे थे प्री के लिए। उस समय ये था कि प्री उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा था मैं, 24 का प्री था, तो बहुत डिमोटिवेशन हुआ। फिर मेरे को आया कि अब 24 का प्री देना पड़ेगा, क्योंकि जब बनने आए थे तो डीसी डीएसपी ही बनने आए थे। तो फिर 24 के लिए फिर जितने भी दिन बचे, 15 दिन बचे, उसमें फिर और अच्छे से मेहनत किया प्री के लिए। फिर 23 तारीख को प्री था, 23 जून 2024 को, तो फिर उसके लिए फिर प्री दिया, तो अच्छा ही दिया। 22 में मेंस का रिजल्ट, मेंस से आप बाहर हो गए। जी जी सर। ठीक है, 23 का मेंस दिए होंगे, अभी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया, उसका रिजल्ट का 23 का मेंस अभी इनका वेटिंग में है, और 24 का प्रीलिम्स अभी हमने दे दिया है। जी। फॉरेस्ट सर्विसेज का ये पहला प्रयास था? नहीं सर, 20 में मेरा पहला प्रयास था फॉरेस्ट सर्विसेज का। 20 में इंटरव्यू नहीं हुआ था, मतलब उसमें मेंस आपका क्वालिफाइड नहीं हो पाया था फॉरेस्ट सर्विसेज का। उसके लिए 20 में मेरा जब फॉरेस्ट निकला था, लगभग 1 महीने था, मतलब उस समय क्योंकि मैं सिविल सर्विस की करता था, फॉरेस्ट की मैं तैयारी किया नहीं था। तो 20 में 1 महीने का था। उससे पहले भी दोस्त से फॉरेस्ट की पढ़ी थी, और 1 महीने का समय था, तो बहुत शिद्दत से फॉरेस्ट की पढ़ी, पूरा सिलेबस कवर किया, दोस्तों को भी पढ़ाया, जो दोस्त थे उनको भी पढ़ाया, अच्छे से तैयारी उनकी भी कराया। फिर जब आंसर की आई, मतलब मेंस दिया, आंसर की आई, तो अच्छे मार्क्स थे, 270 समथिंग मार्क्स थे जब पहली आंसर की आई थी। तो ये था कि हाँ, किसी के मार्क्स अपने आसपास नहीं थे। लेकिन सर जब दोबारा आई आंसर की, उसमें लगभग 15 क्वेश्चन में हेर फेर हुआ, और वो 15 क्वेश्चन सर मेरे फंसे, मतलब उससे फिर मैं 250 के नीचे चला गया। तो वो वाला मेंस नहीं निकल पाया था। उसमें ये था कि मैं जब 2020 का फॉरेस्ट थी, उसमें बढ़िया मैं एनालिसिस किया, वीडियो एनालिसिस किया, बताया, कट ऑफ बताया कि 250 जाएगा कट ऑफ। फिर बाद में यही हुआ, मेरे साथ हुआ कि जो क्वेश्चन चेंज हुए, मेरे क्वेश्चन फंस गए, और मेरे खुद 250 नहीं हो पाए उस समय। ये था सर। और 2022 ये जो रिजल्ट है, ये 2022 वाला ही है जिसमें आप चयनित हो। जी 2023 का मेंस का रिजल्ट इनका वेटिंग है। जी सर। आप भविष्य में एक और पॉडकास्ट इनका देख सकते हैं। हो सकता है कि उस समय पर यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति जो है, इसका पद बदल जाएगा, नाम वही रहेगा, चेहरा भी यही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर या और ऊंचे पद पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इनका चेहरा याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, उभय सिंह परिहार। और क्वेश्चंस को जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज ये अधिकारी बने हुए हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इनके बहुत सारे दोस्त हैं जो साथ में तैयारी भी करते हैं, बहुत सारे दोस्तों को इन्होंने पढ़ाया भी था। आपके दोस्तों का कितना योगदान मानते हैं आपके सिलेक्शन में? दोस्तों का तो बहुत योगदान, मतलब तैयारी में जो एक दोस्तों का जो योगदान होता है ना, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे आपको सपोर्ट करने में हो, दोस्तों का क्या योगदान है? दोस्तों का योगदान ऐसा है सर कि जैसे मैं मध्यम परिवार से आता हूँ, तो इंदौर में रहना एक ये रहता है कि जिनके पास अच्छी स्टेबिलिटी है वही रह सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि चाहे पढ़ने की बात हो, क्योंकि महंगा तो है इंदौर शहर। इंदौर तो महंगा है सर, क्योंकि यदि आपके पास जब
7-8 हजार प्लस होंगे। कितना खर्चा आ जाता था आपको? मतलब ये मान के चलिए कि 8 हजार समथिंग खर्चा तो आ जाता था इंदौर में। रहना खाना और हाँ, सारी रहना खाना। अब जैसे पता है कि आप लगातार मेंस दे रहे हो, प्री दे रहे हो, उसके फॉर्म आते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है। प्री की तो मैं नहीं किया, कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज हमेशा ज्वाइन करता था। मेंस में जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना 5-6 हजार रुपए उस समय लगते थे, और जो मंथली खर्चा था अलग अलग 500 रुपए हर बार फॉर्म भरने में लगते थे। मतलब ये मान के चलिए कि 7-8 हजार रुपए वो खर्चा तो है, अदर खर्चे भी जो रहते हैं वो रहते ही रहते हैं। तो ये सर इंदौर का रहता है। तो जो दोस्तों की बात है सर, तो दोस्तों चाहे पढ़ने में हो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट में हो, बहुत मदद करते हैं सर दोस्त। यदि आपके पास पैसे नहीं है, दोस्त अच्छा है, ठीक ना, तो कुछ दोस्त जैसे मेरे सिलेक्ट भी हो गए हैं, सीनियर सर सिलेक्ट हो गए हैं, तो यदि मैं उनको बोल देता था सर अभी पैसे नहीं है मेरे पास, तो सर भेज देते थे जरूर। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दोस्त बहुत जरूरी है। जी सर। यही है कि जो दोस्त कमाने लगे हैं तो जी सर। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है आपको। एक बार धन्यवाद बोल दीजिए हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो कि ऐसे सभी हमारे मित्रों को जिन्होंने भी मेरा, क्योंकि सर देखिए मेरे सभी सर लोग जितने भी हैं सभी ने मुझे सपोर्ट किया है। किसी ने मानसिक रूप से किया है, किसी ने फाइनेंशियल रूप से किया है, किसी ने एजुकेशनल रूप से किया है, तो सभी का योगदान है इसमें। तो मैं अपने दोस्तों को जो मेरे साथ पढ़ते थे, जिनको मैं पढ़ाता था, क्योंकि उनका भी योगदान, जब मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी भी तैयारी हो रही है, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम ग्रुप स्टडी भी करते थे तो उसमें फायदा भी होता था। तो उन सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे साथ रहा, क्योंकि मेरी जर्नी लंबी है। 2017 से मैं स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, तो कई साथी मिले, कई साथी छोड़ चुके हैं पीएससी, तो उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ सर। इंदौर के बारे में बताइए कुछ, कि इंदौर को कैसा देखते हैं आप? डिस्ट्रैक्शन के रूप में देखते हैं, या फिर भविष्य के रास्ते के या अपने सपनों के रास्ते के रूप में देखते हैं? जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए तो सपनों का द्वार है वो। जी सर। तो उसको आप कैसे देखते हो? सपनों के द्वार के रूप में, या क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है वहाँ? तो ये है कि मैं जब इंदौर गया था तो मेरा 19 का मेंस था, तो मैं कुछ नहीं देखा उस समय, केवल 19, क्योंकि मैं पहली बार इंदौर उसी समय गया था। तो कुछ नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, लगातार पढ़ता गया। उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की, कंप्लीट किया। कोविड-19 हो गया दोबारा, जब कोविड लगा था उसके बाद फिर से घर आ गया था। तो इंदौर ये सिखाता है कि आप वहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे हट के यदि आप लगातार परिश्रम करते हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रैक्शन भी है, वहां पे सीखने का मौका भी मिलता है। यदि आप उन चीजों से बच गए, जो वहां पे नकारात्मकता है, बहुत सारी नकारात्मकता है, तो उनसे बच गए, क्योंकि आप बहुत सारी कोचिंग है, कोचिंग में अलग अलग कोचिंग है, ये कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग, उस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, अलग अलग फ्रेंड्स हैं, कई फ्रेंड्स अलग अलग गतिविधियां करते हैं, नशा का भी व्यापार है वहां पे जैसे है, क्योंकि ये न्यूज में भी बहुत आता है। बहुत लोग जैसे कोटा में, जैसे मेरे गांव का खुद नाम कोटा है, तो इंटरव्यू में भी ये ऐसे चलता था कि कोटा में भी जैसे खुदकुशी जैसे आते हैं, नशा वाले वो आते हैं, न्यूजें आती हैं। तो इन चीजों से यदि आप बच जाते हो, अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखते हैं, तो यदि पढ़ाई में ही फोकस रखते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तो इंदौर एक अच्छी जगह है, वहां पे सीख सकते हैं जाके। प्री की तैयारी अच्छे से कर लें, मेंस की तैयारी अच्छे से कर लें, वापस घर आके और अच्छे से तैयारी कर यदि, लेकिन आपको यदि कंपटीशन जानना है कि हाँ रियल में क्या कंपटीशन है, तो जरूर इंदौर जाना चाहिए सर। क्योंकि हम जैसे देखते हैं ना कि कई बार डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे अगर हम कहें कि जितने भी स्टूडेंट जाए तो ज्यादा प्रतिशत लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वहां के चकाचौंध से। जी सर। और जो अपने एम के तरफ चलने वाले कुछ ही विद्यार्थी बच पाते हैं वहां पर। डिस्ट्रैक्शन में भोलाराम गेट को इंक्लूड करना चाहोगे आप? कि भोलाराम गेट के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मैंने कई बार सुना है इसके बारे में, मैं गया भी हूँ, मैं भी कुछ समय मुझे वहां रहने का मौका मिला था, तो भोलाराम गेट में गया हूँ। भोलाराम गेट के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे भोलाराम गेट है, वहां पे बहुत भीड़ भाड़ है सर। आप जैसे अंदर घुसते हैं, इतनी भीड़ है, कोचिंग हो, नोट्सों की दुकान हो, कोचिंग है, बहुत भीड़ है। तो मैं यही, जो वहाँ भोलाराम में रहते हैं या आसपास में रहते हैं, कि आप यदि प्री की तैयारी अच्छी कर ली है, मेंस की तैयारी अच्छी कर लिए हैं, तो
आप वहां से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा शांति का माहौल हो, चकाचौंध ना हो। क्योंकि आप केवल महीने में, हफ्ते में एक बार जरूर आ सकते हैं भंवरकुआं नोट्स खरीदने या टेस्ट सीरीज देने, लेकिन आपको मैक्सिमम चीजें रूम पे ही रह के या लाइब्रेरी में, तो आपको इंदौर में कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं। या यदि आपको वहाँ सुविधा नहीं है तो घर आके घर से भी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो बस यही है कि वहाँ के चकाचौंध से बचना है सर, और अपनी तैयारी में लगे रहना। इंदौर में जितने हमारे एस्पिरेंट अभी रह रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं या किसी न किसी तरह मेंस दे रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? सर जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं साथी हैं, सीनियर सर हैं, सबके लिए, जूनियर्स हैं, उनके लिए यही संदेश है। जैसे अभी एक सर है मेरे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बने हैं, तो और उससे पहले एक सर थे फॉरेस्ट रेंजर, वो भी बने थे। तो हम लोगों ने एक मतलब, क्योंकि बहुत साल हो गए, तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसी प्रकार इंदौर छोड़ो आंदोलन कि इंदौर अब छोड़ना है, इंदौर से निकलना है, अब बहुत हो गया, इंदौर से निकलना है, बहुत हो गया। तो इंदौर छोड़ो अभियान के तहत पराग सर थे, प्रेम सर थे, तो इन्होंने इनिशिएट किया। तो मैं बोलता भी था सर कि आप नेतृत्व तो करता हो, आप प्रस्तावक हो, तो मैं भी समर्थक में रहूंगा। धीरे धीरे तो मैं पीछे आऊंगा, हाँ, मैं भी निकलूंगा, मैं भी समर्थन में रहा। अब धीरे धीरे जितने भी सीनियर सर्स हैं, बैचमेट्स हैं, जूनियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं सर उनके मेंस हैं, मतलब 2-3 मेंस हैं, इंटरव्यू हैं। तो मुझे लगता है कि 2024 में मेरे बहुत सारे साथी, बहुत सारे जूनियर सीनियर सब इंदौर छोड़ देंगे, और जो भी अफसर की भोपाल में जो ट्रेनिंग होती है और भी जो जगह होती है, वहां पे जरूर जाएंगे सर। क्योंकि कहीं ना कहीं 6-7 साल अगर इंदौर में किसी शहर में रहते तो शहर से लगाव तो हो जाता है। हाँ सर। लेकिन अगर आप वहां रहकर तैयारी कर रहे हो तो वहां से निकलने का भी बहुत मन करता है कि जल्दी से सिलेक्शन हो, छोड़ू इस शहर को और जाऊं दूसरे रास्ते पर। क्योंकि सर जब आप इंदौर में रहते हैं तो जो मतलब रिश्तेदार हों, परिवार, घर वाले हों, गांव वाले हों, माता पिता तो नहीं बोलते, लेकिन उनपे यही मतलब कमेंट आते हैं कि इंदौर में रह के क्या कर रहा है। यदि आप जेन्युइन पढ़ाई भी, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, सफलता भले न मिले, लेकिन यदि जेन्युइन पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो वहां पे यही रहेगा कि वहां पे क्या कर रहा है। मतलब वहां पे यही बोलेंगे कि नशा कर रहा होगा या और गलत गतिविधियों में पड़ गया होगा, पढ़ाई तो करते ही न होगा, गाड़ी वाड़ी में घूमता होगा, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कमेंट तो आते ही हैं। माता पिता जी से भी बोला जाता है कि बहुत पढ़ता है, कुछ कमाता धमाता क्यों नहीं है। तो कमेंट ये सभी के साथ होता है सर। कुछ जो रेयर में पढ़ते हैं उनके साथ भी होता है, जो नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, केवल चकाचौंध देखने जाते हैं वहां पे सर। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए जो है वो कुछ न कुछ खोना जरूर पड़ता है, क्योंकि बिना खोए कुछ हासिल भी नहीं होता। तो उभय सिंह परिहार ने आज इस मुकाम को पाने के लिए क्या कुछ खोया है? किन चीजों का सैक्रिफाइस उभय सिंह परिहार को करना पड़ा है? सर जैसे मैं बता दूं कि जो मेरी हॉबी थी क्रिकेट खेलना, मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा। हॉस्टल में इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट होते हैं, कॉलेज में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करता था। जब मैं यहाँ प्रिपरेशन चालू किया, मतलब स्कूल टाइम में भी क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट देखना भी पसंद होगा आपको? क्रिकेट देखना भी पसंद है सर। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली? अभी सर ऐसे क्वेश्चन में तो लगता है मेरे को अलग करवाओगे सर किसी से। नहीं, मतलब दोनों ही कुछ तो किसी एक को चूज करना पड़े तो महेंद्र सिंह धोनी और नहीं सर, मैं विराट कोहली या रोहित शर्मा। चलो एक ऑप्शन और दिया आपको। अच्छा, तो मैं सर इसमें यही बोलना चाहूंगा, जो एक सर थे मेरे यही बोलते हैं कि जो शेर होता है वो जंगल का राजा इसलिए होता है कि उसमें एक बिलीव सिस्टम होता है। जो अपने सेल्फ बिलीव होता है, वो अपने सेल्फ बिलीव में बिलीव करता है कि हाँ मैं राजा हूँ, है। क्योंकि ना वो लोमड़ी की तरह चालाक होता है, न मगरमच्छ की तरह जल में रहता है, न जिराफ की तरह उसकी हाइट है, न हाथी की तरह भीषण भरकंप है, न चीता की तरह तेज दौड़ सकता है। लेकिन उसके पास है एक चीज, वो है सेल्फ बिलीव। उसके पास जो बिलीव सिस्टम है वो बहुत मजबूत है कि वो समझता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। इसी प्रकार सर क्रिकेट में भी यदि मुझे चूज करना पड़े तो जो महेंद्र सिंह धोनी का जो कामनेस है वो काम अच्छा है। समय समय पर अग्रेसिव होना भी जरूरी है विराट कोहली की तरह, और जो डिसीजन मेकिंग है
जैसे अभी देखे हैं कि अभी रोहित शर्मा जी ने वर्ल्ड कप जिताया है, बहुत खुशी की बात है। तो मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो ये एक, चाहे वो पीएससी में हो चाहे व्यक्तिगत लाइफ में हो, सभी में होना चाहिए सर। नहीं, लेकिन हम किसी किसी को देखते हैं ना कि कोई किसी का फैन होता है, जी जी सर। कोई कहता है कि विराट कोहली चाहे जितने आईपीएल हार जाए, लेकिन हम तो रहेंगे आरसीबी के फैन। या वो मैं कुछ लोग कहते हैं कि थाला फॉर अ रीजन, हर चीज में थाला फॉर अ रीजन। तो मैं ऐसे आप इसमें किसी चीज के फैन नहीं हो किसी प्लेयर के? सर मुझे मोटिवेट, अभी 2024 चल रहा है, मुझे मोटिवेट ये भी करता था कि 17-18 सीजन हो गए विराट कोहली को खेलते हुए, लेकिन उस कॉन्फिडेंस नहीं गिरा। अभी भी जैसे मैं आरसीबी का फैन हूँ, विराट कोहली का फैन हूँ, तो विराट कोहली के फैन हो? विराट कोहली का फैन हूँ, तो यही बोलता उसके लिए, मतलब दोस्तों के बीच जो नोक जो ऐसा साला कप नाम दे, तो ऐसा साला कप नाम दे। तो ये मतलब बहुत झेलनी पड़ती है। यदि आप आरसीबी के फैन हैं तो मतलब किसी भी से मतलब लड़ सकते हैं, मतलब वाद विवाद बातचीत में कि हाँ नहीं हुआ अगले बार लेंगे, अगले, ये मेरे साथ भी होता था कि इस साल नहीं हुआ अगले साल नहीं हुआ और अगले साल। तो ये बिलीफ सिस्टम सर मेरे में डेवलप हुआ और अगले साल नाम कब थे। आरसीबी वालों सुन लो, विराट कोहली ने मोटिवेट किया इस आदमी को। जी सर, विराट कोहली जी ने बहुत मोटिवेट किया। तो ये सारी चीजें तो हो ही गई है, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो बचे हुए हैं, तो वो सारी चीजें और भी मैं चीजें पूछ लेता हूँ आपसे कि जैसे उबेर सिंह परियार आज सेलेक्ट है, तो किन किन लोगों को आप श्रेय देना चाहते हो कि आज आप यहाँ बैठे हो? तो मैं मानता हूँ कि किसी एक व्यक्ति के योगदान से तो आप यहाँ नहीं बैठे हो, जी। तमाम लोगों ने इसमें योगदान दिया हुआ है। उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? उनके लिए कुछ धन्यवाद मैसेज आप देना चाहोगे उन्हें? सर इसमें सभी लोगों का योगदान होता है, उसमें पूरी फैमिली का योगदान होता है। जैसे मेरी एक संयुक्त फैमिली थी, तो शुरुआत में संयुक्त फैमिली में रहते थे, अभी भी रहते हैं, और माता पिता जी का योगदान रहता ही है। माता पिता जी का योगदान बहुत है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जो कमेंट होते हैं ना माता पिता जी के पास ही जाते हैं। हाँ, वो जो झेलते हैं, एक लड़का तो झेलता ही है, माता पिता जो झेलते हैं वो अलग ही बात होती है। माता पिता जी का है, दोस्तों का है, सीनियर सर्स का है, जूनियर्स का है, जो मतलब बिलीव करते थे हाँ सर अच्छा करेंगे, सर अच्छा करेंगे, और जो बैचमेट्स का है। उसके बाद सर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जिनके लिए मैं सोच रहा था कि करूं, लेकिन वो आज नहीं है। जैसे दादाजी की बात होती है, पिछले साल अभी नवंबर में उनकी डेथ हुई है, उस कैंसर हो गया था। तो यही बोलूँगा कि मैं पिछले साल 2 महीने लगभग जबलपुर में रहा हूँ उनके साथ। उस समय प्री था, मेरा प्री था, 2023 का प्री था, तो उससे पहले मैं जबलपुर में था। मैं प्री के बारे में नहीं सोचा कि क्या होगा नहीं होगा, उनके साथ था, बढ़िया ट्रीटमेंट कराया, फिर उनको घर भेज दिया और दवाई चल रही थी, और फिर मैं इंदौर जाके बढ़िया प्री की तैयारी, लेकिन कुछ समय तक तो साथ में रहे, लेकिन नवंबर में चले गए, क्योंकि दादा दादी का एक सपना होता कि नाती करे, कुछ ना कुछ बढ़िया करे, कुछ करे, नाम कमाए। हाँ नाम करे। लेकिन आज उनकी 1 साल बरसी भी नहीं हुई है, तो सफलता मिली, लेकिन वो 1 साल और रुक जाते यदि, हाँ, लेकिन कुछ और होता, या 1 साल पहले आप सफल हो जाते। हाँ 1 साल पहले यदि सफल हो जाते। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, परिवार का तो रहता ही है कि हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उस समय पर हम कर नहीं पाते। हाँ सर। तो परिवार को लेकर मुझे लगता है कि लोग कहते हैं ना कि लड़के रोते नहीं हैं या लड़कों को आंसू नहीं आते। परिवार को लेकर जो है वो लड़कों के इमोशंस छलक जाते हैं, जिनसे वो कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि किसी और के लिए नहीं रो पाते। हो सकता है कि प्यार मोहब्बत में नहीं रो सकता एक लड़का, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार के लिए आंसू जरूर छलक जाते हैं। प्यार मोहब्बत से चीजें जो है वो याद ही आई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूछ ही लेता हूँ इनसे, क्योंकि कहते हैं कि जो प्रिपरेशन की एज होती है ना, या मैं कहूँ कि 20 से 26 की उम्र है, या 18 से 26 की उम्र है, ये प्रिपरेशन की भी उम्र होती है। ग्रेजुएट आप हो जाते हो 20 साल में, और कहते हैं कि इश्क करने की उम्र भी जो है वो यही होती है। तो या तो आप उसमें इश्क मोहब्बत कर लो, या आप उसमें प्रिपरेशन कर लो, या कई लोग ट्राई करते हैं कि इन दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन बनाकर चले। जी सर।
तो उभय सिंह परिहार किस क्योंकि आप सेलेक्ट हो गए, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपने सिर्फ मोहब्बत की होगी जी या आप कहीं किसी के चक्कर में पड़े हो, या प्यार करना भी ऐसा कुछ बुरा नहीं है, ठीक है, सबके रिलेशनशिप्स होते हैं। तो उभय सिंह परिहार कौन थे जिसने सिर्फ पढ़ाई करी है या प्यार और पढ़ाई को साथ में लेकर चले हैं? तो सर इसमें यही है कि जैसे मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो पढ़ाई तो मैं ज़रूर किया हूँ, तभी यहाँ पहुँचा हूँ। और जहाँ तक बात है प्यार मोहब्बत की, तो सबका अपना अपना वो होता है कि प्यार कोई प्यार के कारण सफलता प्राप्त करता है, कोई ये रहता है कि प्यार के कारण सफलता नहीं प्राप्त करता है। क्योंकि मैं बहुत सारे अपने सीनियर सर्स और जूनियर्स या बैचमेट्स को देखता हूँ जो केवल मतलब प्यार के मतलब इसमें लड़कियां भी हैं कि जो प्यार के कारण ही अपनी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो सफलता प्राप्त करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं यही यदि मैनेज हो जाता है तो जरूर जिससे आप प्यार करते हैं तो उसके साथ रहें। और यदि मैनेज नहीं हो पाता, आप नहीं कर पाते हो, आप केवल पढ़ाई करते हो, तो आप केवल पढ़ाई करते रहो हैं। लेकिन दोनों, अब जहां तक मेरी बात है सर, तो मैं तो इसका जवाब नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा रहा नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, रहा नहीं सर, इसके बारे में जवाब नहीं देना चाहते। जी सर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मतलब मेरा बस जानने, क्योंकि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती है, जी जी सर, तो मुझे लगता है कि 95 to 98% स्टूडेंट्स इस चीज से गुजरते ही है और वो कोशिश करते हैं कि तैयारी के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर ले, जी जी सर, कि हम बराबर टाइम जो है वो अपने रिलेशन को भी दे दे जी जी और उतना ही टाइम हम प्रिपरेशन को भी दे दे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही सोच रहे होते हैं कि सेलेक्ट हो जाऊंगा जी जी। तो उसके पिताजी से गर्व के साथ अपना उसका हाथ मांग पाऊंगा। क्योंकि सर मेरे साथ जो हैं वो इसीलिए तैयारी कर रहे हैं या उनकी शादी इसीलिए डिले हो रही है कि बाकी बातचीत सब है, पिताजी से भी बात कर चुके हैं या पिताजी से बात नहीं की है तो सोचते हैं कि सफलता के बाद जब सक्सेस हो जाएंगे तब पिताजी से बात करेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो पिताजी से भी बात है, मतलब दोनों के घर में बातचीत हो रही है, लेकिन उनकी शादी अभी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी उनकी सक्सेस नहीं हुई है। सक्सेस नहीं हाँ है। तो अभी इंटरव्यू बाकी है, अभी मेंस बाकी, इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद एंगेजमेंट करेंगे, इसके बाद। उभय सिंह परिहार का क्या प्लान है शादी का? अब तो आप अधिकारी बन गए हो तो रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। जी सर, मतलब अभी जैसे मम्मी बताया करती थी कि कुछ आते थे, लेकिन यही है कि लड़का अभी कुछ नहीं कर रहा है तो अभी क्या करेंगे हैं। तो अब ये है कि जरूर, क्योंकि एज भी हो रही है 21 में जब आए थे 20 साल के थे, 21 साल के थे, तो यही था कि यंगेस्ट डीएसपी बनेंगे। अच्छा, ये वो सपना रहा होगा कि 21 साल या 22 साल की उम्र में डीएसपी बन जाएंगे, यंगेस्ट डीएसपी बनेंगे। लेकिन जो भंवर कुआं का जो भंवर जाल है वो और जो एमबीपीएससी की एक जर्नी है, क्योंकि हमने तो वहां पे लेट नहीं किया कि वो एग्जाम की जो जर्नी है वो अलग अलग थी, कभी रिजल्ट रुके, कोरोना आया, तो उस कारण से एज अब जानते ही होंगे। अभी क्या एज हो गई आपकी? मैं ये क्वेश्चन जरूर मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ कि आप मेरी एज बताओ क्या हो गई है। लोग बस गेस नहीं कर पाते, बस इतने बोलते हैं कि 24 साल। मेरे हिसाब से भी, मतलब मैं भी यही गेस कर पाता कि 24 साल, 25 साल। लेकिन मैं यही बताना चाहूंगा कि अभी एक आध महीने बाद मैं 29 साल का होने वाला हूँ। 29 ईयर ओल्ड? हाँ सर, 28 पूछ के 29 में लगने वाला हूँ। 29 साल की आप ये देख सकते हो कि कभी कभी सफलता को पाने के लिए समय लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सपना आप देख रहे हो या आप अभी कॉलेज में हो, आप जो सपना देख रहे हो वही सपना इन्होंने भी देखा था कि 21 या 22 साल की उम्र में डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर बनकर ये सेलेक्ट हो जाए। लेकिन इनकी जर्नी काफ़ी लंबी रही, इनकी काफ़ी लंबी जर्नी, काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया है और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मुझे अभी अभी याद आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि सर सिलेबस बदल देते हैं एमपीपीएससी वाले। जी सर, हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं सिलेबस, हम धीरे धीरे मेहनत करके 5वें 6वें पेपर तक हम पहुंच पाते हैं, हम कंप्लीट करते हैं, पता चलता है कि सिलेबस ही बदल दी है एमपीपीएससी ने। सर मेरे साथ भी यही हुआ है कि जब मैं तैयारी चालू किया था उस समय एक्ट हुआ करते, 3 एक्ट होते थे, उनको बढ़िया रट के अंदर पी जाता, जिसको नहीं एक एक धाराएं, एक एक जो सब धाराएं होती हैं
उनको सब रट के पी जाता था आदमी। तो 19 का दिए, तो 19 के बाद फिर 20 में सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज हो गया, तो 19 भर का दे पाए उस सिलेबस से, फिर 20 में सिलेबस चेंज, नया सिलेबस पढ़े फिर आप। फिर नया सिलेबस पढ़े, फिर 20 के बाद 23 तक एक सिलेबस चला। 3 साल, 4 साल, हाँ 4 साल, 4 20, साल 21, 22, 23, ठीक है। एक सिलेबस चला। फिर 24 के लिए फिर सिलेबस बदल गया, तो मैं 3 सिलेबस पढ़ा। एक 19 तक अलग सिलेबस पढ़ा, 20 से 23 तक अलग सिलेबस पढ़ा, और फिर 24 से फिर अलग सिलेबस पढ़ा। और अभी 23 के लिए आप पढ़ चुके हो, मतलब 23 का एग्जाम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ था या पुराने सिलेबस से हुआ था? तो 24 में अभी मेंस का पढ़ना बाकी है आपका। प्री का जो पढ़ा तो नए सिलेबस से पढ़ा, अभी मेंस के लिए आप पढ़ोगे। मेंस का भी नए सिलेबस से पढ़ रहे हैं, तो यही है सर। तो सिलेबस चेंज, ये क्या कहना चाहोगे, मतलब विद्यार्थियों को क्या संदेश है कि अब किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि 24 के सिलेबस में काफी चेंजेस आए हुए हैं। हाँ सर, मतलब काफी भरपूर 40% चेंज हो गया। हाँ, भरपूर चेंज आए हुए हैं। तो और दूसरी चिंता ये है कि मार्केट में भी कंटेंट भी नहीं है। जी जी सर। तो क्या संदेश रहेगा आपका विद्यार्थियों के लिए? तो मैं विद्यार्थियों को, मतलब जो अभी 24 में देने वाले, जो मेरे साथ ही देंगे सर, तो उनके लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि जितना भी कम मटेरियल हो, कम से कम, क्योंकि सितंबर में मेंस होने वाला है, तो कम से कम मटेरियल पढ़ें, उनके सिनॉप्सिस बनाएं। अभी जितना भी 1 महीने 1.5 महीने पुराने के सिनॉप्सिस बने ही होते हैं, नहीं बने हैं तो दोस्तों के सिनॉप्सिस की फोटो कॉपी करा लें। वो मेरे साथ होता था, मैं सिनॉप्सिस बनाता था और सभी दोस्तों को दे देता था, वो फोटो कॉपी करा लेते। एक साथ बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाता था, सारे दोस्त करा लेते थे। तो यही है कि सिनॉप्सिस बनाए या अलग अलग बना लें। 2 दोस्त पढ़ रहे हैं, एक अलग सिनॉप्सिस बना ले, एक अलग, दोनों मिल बांट के पढ़ लें। लेकिन सर जो अब 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसी सिलेबस से, वो आराम से पढ़ें, बढ़िया जो बड़ी बड़ी बुकें हैं उनको एनालिसिस करते हुए पढ़ें, जो सिलेबस की मांग है, क्वेश्चंस की मांग है, उनको फुलफिल करें सर। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि अभी 24 में तो बहुत जल्दी है, तो इसलिए कि सिलेबस कंप्लीट करना है। किसी प्रकार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आता है सर। यदि सिलेबस आपका नहीं कंप्लीट होता तो कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। तो 24 वालों के लिए यही है कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए, क्योंकि अच्छा यदि पेपर तभी जाएगा जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखोगे सर। इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए, कितने नंबर पाए हो आप इस वाले इंटरव्यू में, फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू? फॉरेस्ट सर्विस का, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 21 वाले का इंटरव्यू के मार्क्स तो पता नहीं चले होंगे, क्योंकि आप सेलेक्ट नहीं हुए थे। नहीं सर, तो आपको इंटरव्यू के मार्क्स सिर्फ अभी ये फॉरेस्ट सर्विसेज में पता चले। जी सर। कितने मार्क्स पाए हो आप इसमें? सर मैं 38 मार्क्स पाया हूँ, आउट ऑफ 50 मार्क्स पाया। ठीक है। लेकिन सर जैसे एक रहता है कि के शर्मा सर का बोर्ड रहता है, तो के शर्मा सर का बोर्ड ऐसा रहता है कि ये सर कम नंबर देंगे। लेकिन जितने सीनियर सर हैं, जैसे पराग सर की बात किया, उनके 44 मार्क्स थे, और एक आध सर लोग हैं उनके अच्छे मार्क्स थे। मतलब यदि अच्छा आप वहां पे जाते हो, कॉन्फिडेंस से जाते हो, कॉन्फिडेंस से बोलते हो, तो वहां पे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि आशुतोष ओझा सर के पास मैं गया, वहां पे इतना ही होता कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, टेक्निकल हो, नॉन टेक का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कॉन्फिडेंस है यदि आपके पास, तो आप उसका जवाब दे पाओगे। तो वहां पे कॉन्फिडेंस लेके जाओ। पढ़ाई तो करनी ही है, बिना पढ़े तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। लेकिन सकारात्मकता के साथ आप वहां पे जाओ, जो आपके अंदर निगेटिव एटीट्यूड है उसको दूर कर दो, तो वहां पे जाओ तो अच्छे नंबर प्राप्त कर। कुछ ऐसा फनी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो इंटरव्यू में, जो मतलब फनी टाइप के कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए? फनी क्वेश्चन में यही कि जैसे मेरा नाम ही यूनिक है, उभय। तो जब मेहरा सर के बोर्ड में था मेरा 21 वाला, तो मेहरा सर के बोर्ड में यही है कि नाम उभय नाम का अर्थ क्या है, फिर उभय नाम क्यों रखे हैं। अब जब लड़का का नाम रखा जाता है तो उसको तो नहीं पता होता, लेकिन बाद में उसका लॉजिक तो ढूंढ लेता है। तो मैं यही लॉजिक लगाता था कि जो उभय होता है उसका अर्थ दोनों होता है। तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, सभी को मालूम होता है, एक अधोमुखी, एक ऊर्ध्वमुखी, एक उभयमुखी। तो मेरे पास दोनों प्रकार के व्यक्तित्व थे। मैं शांत भी रहता था, पढ़ाई भी करता था, और बाहर भी हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करता था, चाहे वो खेती से लेके, पशुपालन से लेके, क्रिकेट खेलना हो, दोस्तों के साथ बातचीत करना हो, सीनियर के साथ अट्रैक्शन करना हो, सबके साथ रहता था। तो मेरे अंदर दोनों प्रकार के व्यक्तित्व, यही जवाब मैं मेहरा सर को भी दिया था। और हॉबी क्या थी आपकी? हॉबी मेरी सर क्रिकेट खेलना और नुक्कड़ नाटक करना थी,
तो उसमें इसके भी बारे में पूछा गया था इंटरव्यू में? ये अभी जो शर्मा सर का बोर्ड था उसमें पूछा गया था कि आप नुक्कड़ नाटक करते हो, तो नुक्कड़ नाटक में क्या करते हो? अच्छा। हाँ, तो मैं बताया कि एक विदूषक की भूमिका निभाता हूँ, क्योंकि जैसे मेरी आवाज़ है तो वो थोड़ा-सा लाउड है, तो वहाँ पे जो शेरो शायरियाँ होती हैं उनको चिल्ला-चिल्ला के बोलना हो गया, तो वो करता हूँ और एक विदूषक की भूमिका निभाता हूँ सर, तो ये मैं उनको जवाब दिया था। और नुक्कड़ नाटक से एक क्वेश्चन ये भी हुआ था कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो नुक्कड़ नाटक करते थे? अच्छा। हाँ, उस समय मेरे को जानकारी नहीं थी, तो मैं गेस करने के लिए सर से पूछ लिया था, क्या सर मैं गेस कर सकता हूँ? तो ये गूगल में पहले मैं सर्च कर चुका था, क्योंकि ये हाँ, क्वेश्चन हाँ, मेरे दोस्त से हो चुका था। तो मैं गेस करने के लिए पूछा, तो वो बोले कि हाँ, वो केंद्र में मैं कैबिनेट मिनिस्ट्री रह चुके हैं, यहाँ भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो फिर मैं अर्जुन सिंह जी का नाम बोला था, तो बोले नहीं है, तो मैं बेकायदा सॉरी बोल दिया था, सॉरी सर नहीं मालूम है मेरे को। तो वो फिर दूसरे क्वेश्चन होने लगे सर। ठीक है। तैयारी के दौरान जो है वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी होता है एक एस्पिरेंट, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी आते हैं। जी सर। इस समय पर उभय सिंह परिहार को क्या मोटिवेट करता था, क्या आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था? सर मेरे को जैसे कि मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई, अच्छे मार्क्स से मेरे स्कूलिंग में, कॉलेज मुझे अच्छा मिला, जेईई मेंस बिना ड्रॉप किए मैंने अच्छे रैंक प्राप्त की। तो मुझे एक था कि कर तो सकता हूँ मैं। और जब अब असफलताएं मिलती हैं, जैसे बताया 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, तो डिमोटिवेशन तो बहुत हुआ कि क्या करूं। ऐसे भी मौके थे कि मैं पूर्ण रूप से टीचिंग फील्ड में ही चला जाऊं, लेकिन मैं उसको एज अ कैरियर नहीं देखता था टीचिंग को, क्योंकि मेरा एक अंतिम लक्ष्य यही था कि मुझे डीसी डीएसपी बनना है। तो मैं इस क्षेत्र में ही फोकस करता रहा। मुझे एक लाइन जरूर याद कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। मतलब जो भी पीछे हुआ, जैसे मैं इंडियन आर्मी में नहीं जा पाया या और भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं वो नहीं हो पाई, तो लास्ट में मैं यही सबसे बोलता था कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो जैसे मेरा एटीओ में वेटिंग है, तो एटीओ में वेटिंग है तो वहां पे नहीं हुआ मेरा, तो उससे अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे, वो उस समय डिमोटिवेशन तो हुआ, लेकिन फिर मैं यदि रेंजर बन गया हूँ तो और अच्छा हुआ। तो मैं सोचता हूँ अभी रेंजर बना हूँ और आगे जाके और अच्छा होगा। ये सभी स्टूडेंट के साथ यही मान के चलना चाहिए कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता ऐसे है। समय पे करते क्या थे आप? मतलब ऐसा होता है ना कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए कई बार कहीं कोई घूमने चले जाता है, जी जी सर। या कोई गाने वाने सुनते हो कि कर हर मैदान फतेह, या कुछ मोटिवेटिंग सॉन्ग वगैरह, कुछ गाने वाने सुनते थे आपकी? सर एक ठोकर करके गाना है, पंजाबी गाना है, उसको मैं सुना करता था, ठोकर ठोकर कर दे, क्योंकि उसमें ऐसा दिखाई देता है कि वो सिपाही के लिए दौड़ने जाता है और सिपाही के समय वो निकाला जाता है, क्योंकि उसके चेस्ट में नहीं हो पाती, चेस्ट फुलफिल नहीं हो पाती है। फिर वो पंजाब पीएससी देता है और पंजाब पीएससी में फिर वो डीएसपी बन के आता है और वही जो लेते हैं उनकी फिजिकल की तैयारी में लेते थे, वही उनको सल्यूट करते हैं। तो वहां से जो मोटिवेशन वो गाने से मिला मेरे को, ठोकर गाने से, वो मेरे को बहुत मोटिवेट किया उस समय। तो उसको मैं कभी कभी लगा के यूट्यूब में उसको जरूर सुना करता था जब भी डिमोटिवेट। घूमने जाते थे इंदौर में आसपास वाली जगह? मतलब जब प्री होता था, प्री के 1-2 दिन बाद जाता था, मेंस होता था, मेंस के क्योंकि फ्री हो जाते थे एग्जाम हाँ, के 1-2 दिन बाद तो आप घूम ही सकते हो, तो 1-2 दिन बाद में जरूर घूमने जाता था। चलो ये सारी चीजें हैं। जी सर। तो ये कहानी थी इन व्यक्तित्व की, उभय सिंह परिहार, जो आज आप लोगों के सामने रैंक 2 है एमपीपीएससी में। याद रखिएगा रैंक 2 है, और आने वाले समय में भी हो सकता है कि फिर से हम इनका इंटरव्यू ले, लेकिन उस समय पर पद कुछ और होगा, नाम वही होगा, चेहरा वही होगा, व्यक्ति वही होगा, बस पद बदल जाएगा। इस चीज की शुभकामनाएं हम उन्हें अभी आज से देते हैं कि काश ऐसा हो कि अगली बार जब कोई उभय सिंह परिहार हमारे सामने बैठा हो तो वो या तो एसडीएम हो, या वो जो जिस पद पर सेलेक्ट होना चाहते हैं उस पद पर विराजमान हो। ठीक है, तो यही इनकी कहानी थी। इन्हीं के मुंह से हम लोगों ने जो है ये कहानी सुनी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कहानी को अपने आप से रिलेट कर पाए हो, क्योंकि इस कहानी के सार में अगर हम लोग देखें ना, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उभय सिंह परिहार पढ़ाई में कमजोर थे,
लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जो कि भारत में मैक्सिमम परिवार जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार है। और एक मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता या एक विद्यार्थी जो सपने देखता है ना, वही सपने इन्होंने भी देखे थे और आज अपने सपनों को पूरा किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले उभय सिंह परिहार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। धन्यवाद सर जी। और बहुत बहुत धन्यवाद एग्जाम ओरिजिनल्स को अपना समय देने के लिए, जी। हमारे दर्शक गणों को मोटिवेट करने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से ऐसे वीडियोस लेकर हम लोग आप लोगों के लिए आते रहेंगे। फिर से ऐसे ही किसी टॉपर की कहानी आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन अभी के लिए मैं तारेंद्र बेले और उभय सिंह परिहार आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे किसी न किसी रास्ते पर, किसी न किसी मोड़ पर। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।